देखिए सब लोग, आज हम लोग को जनरल प्रोसीजर स्टार्ट करना था। और जनरल प्रोसीजर में जैसा कि सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिटर्न्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। रिफंड ऑफ टैक्सेस के बारे में, ई वे बिल के बारे में, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इससे पहले जितनी भी थियरी हमको कवर करनी थी हम लोगों ने कवर कर लिया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, आईटीसी, रिवर्स चार्ज, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टैक्स पेयर। इसके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक सिमिलर टू पैन एंड वोटर आईडी। पूरे भारत में आपका एक पैन होता है, वोटर आईडी एक ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक से अधिक वोटर आईडी या एक से अधिक कोई पैन बनवा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट। अगर आपका बिजनेस अगर है एक स्टेट में, आपको एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो किसी भी स्टेट में। यानी अगर मेरा यूपी में बिजनेस है तो मेरे को एक रजिस्ट्रेशन यूपी में लेना पड़ेगा, और मैं यूपी में कहीं भी अपनी शॉप्स खोलूं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं यूपी के बाद में जैसे ही मैं जाता हूँ एमपी में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वहां पे भी अपना बिजनेस का ब्रांच खोलने के लिए, तो मेरे को एमपी में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और फिर एमपी में मैं कहीं भी अपनी शॉप्स खोल सकता हूँ। तो ये चीज सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जीएसटी में जो सर रजिस्ट्रेशन, वो तो बिजनेस का पैन होगा ना, पर्टिकुलर इंसान का थोड़ी ना होगा, बिजनेस का पैन होगा ना। अच्छा, पैन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन जो होता है आपके बिजनेस का, उसमें आईडी किसकी जाएगी? आपके बिजनेस की आईडी जाएगी कि आपकी आईडी जाएगी? बिजनेस की सर जानी चाहिए। सर हमारी आईडी जाएगी, सर पर्सन बिजनेस की की कोई होती है। आईडी नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही, पर्सन की होती है। और पर्सन कितने तरह के होते हैं हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ रखा है, 7 तरह के पर्सन होते हैं। 7 तरह के होते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल हो सकते हो, तुम एचयूएफ हो सकते हो, तो आप ही तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपने बिजनेस का, आप ही का तो बिजनेस होगा। बात ओके समझ सर। गए? तो इसलिए पर्सन की बात करते हैं। तो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर सपोज इंडिविजुअल हो, आप अगर यूपी में बिजनेस कर रहे हो तो यूपी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर एमपी में कर रहे हो तो एमपी में भी एक रजिस्ट्रेशन लेना, मतलब वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन आपको नीड होगी। अब इसके नीचे इसका देखो तुरंत एक्सेप्शन भी दिया है, अपवाद भी दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखो ये अपवाद क्या दिया हुआ है, इस अपवाद के बारे में जरा समझते हैं। ठीक है, अपवाद क्या है? अपवाद में देखो साफ साफ कह रखा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी आपको लेने पड़ सकते हैं। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मतलब एक से अधिक रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किस केस में आप लोगे? अगर आपका बिजनेस वर्टिकल क्या है, अलग अलग है। बिजनेस वर्टिकल अलग अलग कहने का क्या मतलब है आपका? सपोज करो अगर मेरा अगर बिजनेस है और मेरा शॉप है, कपड़े का भी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक का भी शॉप है, मेडिकल का भी शॉप है। अगर मेरे 3 बिजनेसेस हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मेडिकल हो गया, गारमेंट्स हो गया, अगर ये 3 अलग अलग वर्टिकल के शॉप है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बिजनेस हर जगह है, मेरा यूपी में बिजनेस है, लेकिन मेरा हर जगह सिर्फ गारमेंट्स का ही बिजनेस है, गारमेंट्स के अलावा मैं कुछ और नहीं बेचता, तो फिर मैं ये अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी एक पर्सन ले सकता है, लेकिन उसके लिए बस डिपेंड करता है क्या उसका वर्टिकल, बिजनेस वर्टिकल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मेरा सर तो गारमेंट्स का, पैन से तो ले सकता है ना, अगर 3 हाँ पैन उसकी सिंगल, मतलब बिजनेस है तो फिर तीनों पैन अलग अलग होने चाहिए कि एक ही पैन रहेगा। नहीं सिंगल पैन है, आपका सिंगल ही पैन है, बस आपका बिजनेस वर्टिकल अलग है। बिजनेस वर्टिकल के बारे ठीक है में सर। समझ में आ गया ना, बिजनेस वर्टिकल। तो ये यस अपवाद सर। भी है। अपवाद क्या है? अभी अभी कहा क्या कि वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट, और अभी कह रहा है कि अगर बिजनेस वर्टिकल सेपरेट हो तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। जस्ट लाइक रिलायंस का, तुमने देखा रिलायंस का ट्रेंड भी चलता है, रिलायंस का फुटप्रिंट भी चलता है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी है, रिलायंस, तो रिलायंस के कई बिजनेसेस हैं, है ना। और ये अब गोरखीपुर में देख लो, रिलायंस फुटप्रिंट भी है, रिलायंस ट्रेंड भी सर है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। तो इस तरह के कई सारे बिजनेसेस हैं। तो अब जब ये सारे के सारे कई तरह के बिजनेसेस हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन उस केस में ले सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं नहीं नहीं मेरा अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है लेकिन मेरे को अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकता हूँ। ठीक है,
मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी चाहूँ तो मैं सारे बिजनेस वर्टिकल्स को चला सकता हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना चाहें अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स का तो लें, ना चाहें तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? इसमें अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ गई सर समझ। आगे समझ में? चलिए ठीक। सर रजिस्ट्रेशन सिंगल या मल्टीपल टेक्स्ट उतना ही पे करना पड़ेगा जितना मेरा लायबिलिटी होगा। लेकिन होता है ना कि मेरा अलग अलग बिजनेस है तो मैं सबका अलग अलग हिसाब रखना चाहता हूँ कि किस बिजनेस में मेरा कितना टर्नओवर हुआ, मेरा कितना Yes, टैक्स sir. जा रहा है, तो इसके लिए तुम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन अगर तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है तो ठीक है, तो फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन में ही सारे बिजनेस वर्टिकल चला लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि अगर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है तो यू मे का मतलब समझते हो, मे कब लगता है? जब ऑप्शन होता है, जब ले सकते हो रजिस्ट्रेशन अलग अलग। अब यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, वन फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर फॉर आउटवर्ड सप्लाई। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट क्या है? तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कंसेप्ट को आपको समझना होगा, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं फटाक से, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में समझाना ही है, उससे अच्छा अभी क्यों ना समझ लें हम लोग। देखो, अगर हम लोग बात करें आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस सपोज करिए क्या है, यूपी में भी है, ठीक है, बिजनेस आपका एमपी में भी है, बिहार में भी है, और मान लेते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड, यूके, इन सब जगहों पे आपका बिजनेस है। अब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यूपी में, यहाँ पे यूपी में ही आपका क्या है, यूपी की बात करें, यूपी में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सारा एमएफजी मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ कर रहे हो? यूपी में कर रहे हो, ठीक है। फिर यूपी में आपके क्या है, यूपी में साथ ही साथ क्या है, आपके स्टोर भी हैं। स्टोर समझते हो ना, जहाँ से आप सामान बेच रहे हो, स्टोर या शॉप कह लो, यानी यहाँ पे भी आपका स्टोर भी है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग हटा के मैं लिख देता हूँ हेड ऑफिस, एचओ। हेड ऑफिस तुम्हारा कहाँ पे? छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग कर लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सही था। अब दिल्ली में तुमने क्या किया, सब लोग ज्यादातर दिल्ली में अपना हेड ऑफिस खोलते, तुमने दिल्ली में अपना हेड ऑफिस ओपन किया है, एचओ, हेड ऑफिस। एमपी में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एमपी में स्टोर है। बिहार में क्या है, बिहार में भी तुम्हारा क्या है, स्टोर है। यूके में भी क्या है, यूके में तुम्हारा स्टोर भी है प्लस ब्रांच ऑफिस भी तुमने खोल रखा है। ब्रांच ऑफिस तुमने कहाँ खोला है? यूके में, और साथ ही साथ वहां पे तुम्हारे स्टोर्स भी हैं, यूके में तुम्हारे उत्तराखंड में तुम्हारे स्टोर्स भी हैं। तो तुम अब देखो, ये पूरा हिसाब है। तुमने अपना हेड ऑफिस किधर बनाया? दिल्ली में, दिल्ली में तुम्हारा हेड ऑफिस है, वहाँ सिर्फ हेड ऑफिस है, वहाँ कुछ स्टोर नहीं है, वहाँ कोई सेल्स वोल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस तुमने अपना ओपन कर रखा है। तुम्हारा सेल्स कहाँ होता है? यूपी में, एमपी में, बिहार में, यूके में। और यहाँ देखो सर तुम्हारा यूके यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है ना, उधर यूनाइटेड लगा हुआ किंगडम, यूनाइटेड। यूनाइटेड किंगडम नहीं, सॉरी, उत्तराखंड है, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे यूपी में देखो दो चीजें होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, स्टोर्स भी है। एमपी में स्टोर्स है, बिहार में स्टोर है, और यहाँ पे यूके में ब्रांच ऑफिस भी है और स्टोर भी है। चलिए, अब मैं आपको इन सभी चीजों का मैं हिसाब बताता हूँ कि देखिए, यूपी में जाहिर सी बात है, यूपी में क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है। इनवर्ड मतलब परचेजिंग हो रही होगी, इनवर्ड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और इनवर्ड सप्लाई के साथ साथ क्या हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई भी हो रही है, ठीक है। अब ठीक अगर है। हम लोग बात करें, एमपी में भी सेम चीज है, यहाँ भी इनवर्ड सप्लाई, यहाँ भी इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे भी इनवर्ड सप्लाई, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे भी आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे भी आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है।
चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल ये ब्रांच ऑफिस वाला कंसेप्ट हटा देता हूँ। चलो अभी सिर्फ स्टोर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें यूपी में आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज स्टोर, दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। अब आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग तो लेना नहीं है, स्टोर के लिए अलग है लेना नहीं है, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर दोनों के लिए ही एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया और यूपी में आप पूरा अपना बिजनेस चला रहे हो। यानी कि यहाँ पे अगर हम काउंट करें रजिस्ट्रेशन की संख्या, ठीक है, तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक रजिस्ट्रेशन आपको यूपी में लेनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन आपको एमपी में लेनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन आपको बिहार में लेना होगा, एक रजिस्ट्रेशन आपको यूके में लेना होगा। ठीक है, अब बात होती है दिल्ली में हेड ऑफिस की क्या होगी। हेड ऑफिस है, वहाँ पे हेड ऑफिस है भाई, जाहिर सी बात है बड़ा ऑफिस होगा, वहाँ पे स्टेशनरी बहुत सारी चीज़ें हम अपने बिजनेस के लिए परचेज करते होंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड सप्लाई हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो रही है, नो आउटवर्ड सप्लाई। अब जरा ध्यान से देखना, हम सभी लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है आईटीसी का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आईटीसी कंसेप्ट पढ़ा है ना? उसमें क्या होता यस है, सर। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर देते हैं। तो आउटपुट टैक्स हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है, सप्लाई इनवर्ड है, ठीक है, तो आउटपुट टैक्स भी जनरेट हो रहा होगा, इनपुट टैक्स भी जनरेट हो रहा होगा, आराम से आप आईटीसी क्लेम कर रहे होगे हर जगह। यहाँ भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यहाँ भी आईटीसी क्लेम कर रहे हो, यहाँ भी आईटीसी क्लेम कर रहे हो, यहाँ भी आईटीसी क्लेम कर रहे हो। लेकिन दिल्ली हेड ऑफिस की प्रॉब्लम जो देखो समझो क्या है, यहाँ सिर्फ इनवर्ड सप्लाई हो रहा है। जाहिर सी बात है हेड ऑफिस में हम स्टेशनरीज खरीद रहे होंगे, हेड ऑफिस से हमने और भी बहुत सारी चीजें हमने ले रहे होंगे, कई सर्विसेज ले रहे होंगे, इंटरनेट की सर्विसेज, टेलीफोन की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पे ली जा रही होंगी। इनवर्ड सप्लाई है, दिख रही है, बट नो आउटवर्ड सप्लाई, वहां से कुछ होता ही नहीं है, कोई आउटवर्ड होता नहीं है, वहाँ पे कुछ बिकता नहीं है। अब सवाल उठता है, जितना भी इनवर्ड मैंने सप्लाई किया उसकी आईटीसी हम कैसे लेंगे? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि इसकी आईटीसी हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने जितने भी बाकी स्टेट्स की बात की वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन लिया एक नॉर्मल डीलर की तरह, लेकिन जब हम दिल्ली हेड ऑफिस में जब रजिस्ट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे जो हमें रजिस्ट्रेशन एक लेना है वो लेना तो है, लेकिन वो हम रजिस्ट्रेशन लेंगे आईएसडी रजिस्ट्रेशन। सवाल उठता है ये आईएसडी होता क्या है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से समझ रहे होगे तुम, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले रहा है ये। यानी जितना भी ये इनवर्ट सप्लाई है, अब चूंकि दिल्ली ऑफिस उसकी आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा, तो वो चाहता है जितना भी आईटीसी यहाँ पे जनरेट हो रहा है हेड ऑफिस की, वो आईटीसी वो रेस्ट ऑफ द स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी कि यहाँ का जितना भी इनवर्ट सप्लाई है, इसकी जितनी भी ये इस पे आईटीसी बन रही है, वो आईटीसी क्या हो सके, वो आईटीसी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम जो ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ये जो इनपुट टैक्स है इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और कहाँ कर सके, आप लोग कंसेप्ट समझ रहे होगे। तो ये आपका है क्या, आईएसडी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज नो आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रही है दिल्ली हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से कुछ भी नहीं बेचा जाता है, जो बिकता है वो सब यहाँ पे बिकता है। तो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई तो यहाँ पे है, लेकिन अब इसकी आईटीसी कहाँ गुम हो जाएगी। तो ये आईटीसी गुम ना हो, ये आईटीसी हमारा हम क्लेम कर सकें, उसका भी फायदा हम उठा सकें, तो इसलिए यहाँ पे हेड ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन लेना, वहाँ पे नॉर्मल डीलर रजिस्ट्रेशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट सप्लाई तो है ये नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम आईएसडी की तरह रजिस्ट्रेशन लोगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। तब जाकर के जितनी भी हेड ऑफिस इनवर्ट सप्लाई ले रहा है उसकी आईटीसी वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी स्टेट्स को, वहाँ रेफर चला जाएगा, वहाँ पे वो अपना क्लेम कर लेंगे। अब उस आईटीसी को रेशियो में बांटना चाहे या 25:4 है, चारों में बराबर बराबर बांट दे, वो उसके ऊपर। आईएसडी रजिस्ट्रेशन यानी एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने होंगे और 4 रजिस्ट्रेशन जो ये ले रहे हैं वो एक नॉर्मल डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं।
ISD क्या था? यही तो अभी हम समझा रहे थे, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कि ओ, इनका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यही तो हुआ कि अपने इनपुट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है? क्योंकि हेड ऑफिस में कोई सेल तो हो नहीं रहा है, आउटपुट सप्लाई तो हो नहीं रही है, और जब तक आउटपुट सप्लाई होगी नहीं, आउटपुट टैक्स जनरेट नहीं होगा, आउटपुट टैक्स जनरेट नहीं होगा तो उसमें से इनपुट टैक्स लेस नहीं कर पाओगे। तो सवाल उठता है, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट फिर कैसे लेंगे? एक मिनट, बच्चे थोड़ा आवाज कर रहे हैं, मौसी माइक ऑफ कर दो। अब जो देखिए यहाँ पे, तो इस इनपुट टैक्स को हम लोग इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन उसमें लेते हैं ISD में। तो जहाँ पे भी ISD रजिस्ट्रेशन होता है वो आराम से उस एक इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बाकी किसी भी स्टेट्स को। अब सर अगर तो हम रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हेलो हाँ बोलो। कह रहे थे सर का रजिस्ट्रेशन लेंगे हम या MP में लें या UP में लें तो पेन हमारा एक ही रहेगा। हाँ पैन तो आपका एक ही होगा। याद होगा जब तो हम लोग ने शेड्यूल 1 पढ़ा था, आप लोगों ने शेड्यूल 1 आप लोगों ने ध्यान दिया था कि नहीं दिया था? शेड्यूल 1 हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब शेड्यूल 1 हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक वर्ड आया था डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन पे ध्यान दिया था सबने? एक डिस्टिंक्ट था, एक रिलेटेड था। याद आया कुछ? तो रिलेटेड पर्सन तो जैसे नोकिया माइक्रोसॉफ्ट वो रिलेटेड हो गए, वोडाफोन आइडिया वो रिलेटेड हो गए, दोनों अलग अलग एंटिटी है। लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, मेरा ही बिजनेस यूपी में भी है, मेरा ही बिजनेस MP में भी है, मैं दोनों जगह अपने उसी पैन को ना लगा के मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मेरा एंटिटी को क्या माना जाएगा? मेरा यूपी में और MP में जो बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह है। Yes, मेरा मान लीजिए यूपी में ही मेरे 2-3 वर्टिकल का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का है, मेडिकल का है, और सपोज करो गारमेंट्स का, मैंने तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन उसी सिंगल पैन पे मैंने ले रखा है। तो मेरे को माना क्या जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। वो तीनों बिजनेस मेरे क्या है, अगर मैं आपस में कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसे क्या बोला जाएगा? वो हम डिस्टिंक्ट पर्सन हुए ना। yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ISD का कंसेप्ट समझ में आया सुरभि? यस सर, मतलब कि उस ISD मतलब जो भी हम वहां से लेंगे ITC, उसको इन चारों में हम डिवाइड कर देंगे, चाहे वो हम बिल्कुल। कैसे भी करें। बिल्कुल, वो आपके ऊपर है। आप चाहते हो पूरा ITC यूपी को ट्रांसफर कर देना इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो उधर आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जानते हो मजबूरी ही होती है, मजबूरी में ही आप ISD रजिस्ट्रेशन लोगे। मजबूरी इन द सेंस क्या, आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो बट आउटपुट कुछ कर ही नहीं रहे हो वहां नहीं से। रहा तो सर ITC कैसे मिलेगी ITC उसकी, इस कैसे वजह मिलेगी? से। तो ITC तुम नुकसान तो होने नहीं दोगे, तो नुकसान ना हो इसलिए Yes, गवर्नमेंट sir. ने आपको एक ISD का ऑप्शन दे दिया। तो जब हम लोग GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो जब GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस समय आपसे पूछता है कि आप ISD की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हो क्या? तो आपको वहां पे ऑप्ट करना होगा कि हाँ मैं ISD की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, कि आप रेगुलर डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, कि आप कंपोजिट डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। आपने पढ़ा है ना डीलर, आप कंपोजिट डीलर भी होता है, डीलर कौन सा होता है, फिर डीलर रेगुलर डीलर भी होता है, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो कंपोजिट डीलर में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ISD रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये जो हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे ऑनलाइन तब हम लोग को सीखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं ISD का कंसेप्ट समझा रहा था आपको। तो ISD हेलो सर लेकिन ये हेड ऑफिस, हेलो हाँ बोलिए सर। बोलिए। सर, ये हेड ऑफिस जो है सर, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे क्यों सर? ये डील करता है ना हेड ऑफिस जो होता है। हेड ऑफिस में सारा पेपर वर्क होता है, सारा पेपर वर्क हो गया, कॉल सेंटर है हमारा वहाँ पे, सब कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया। यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। मोहसिन को भी कुछ क्वेश्चन पूछना था, पूछ लीजिए भाई मोहसिन। सर कह रहे हैं जैसे इनवर्ट सप्लाई हम कर रहे हैं, ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हम हाँ। अपने स्टेट से अदर कंट्री से ले रहे हैं तो भी ISD से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर तुम दूसरे कंट्री से अगर कोई भी माल मंगाते हो तो तुम्हें रजिस्टर, भाई माल मंगा रहे हो और फिर उसको फिर बेचोगे ना कि रखोगे अपने पास? बेचेंगे, रखेंगे।
देखो सिंपल सी है, अगर तुम दूसरी कंट्री से कोई भी माल मंगा रहे हो और तुम डीलर हो तो तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम उसमें डील कर रहे हो। आईएसडी रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनके लिए है जो इनपुट करते हैं बट आउटपुट नहीं करते, जो इनपुट कर रहे हैं बट वो आउटपुट वहां से कुछ नहीं होता, और वो चाहते हैं हमारे यहाँ के जितने इनपुट टैक्स की आईटीसी है वो हम ले सके, उनके लिए बस आईएसडी रजिस्ट्रेशन है और किसी के लिए नहीं। जैसे मैं अभी से इसी पॉइंट को देखो कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, अगर मेरा दिल्ली में हेड ऑफिस के साथ साथ मेरा स्टोर भी होता, क्या होता दिल्ली में? हाँ। स्टोर भी होता। स्टोर भी होता। अब बताओ मैं क्या करता? स्टोर में तो ठीक है, स्टोर में तो सामान गुड्स आ रहा है, यूपी से ही बन के आ रहा होगा, फिर बिक रहा होगा, तो इनपुट भी हो रहा, आउटपुट भी हो रहा, कहाँ पे? स्टोर पे। अब मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ये वर्ड, ठीक है ना। स्टोर में तो दोनों हो रहा है, इनपुट आउटपुट, लेकिन हेड ऑफिस में इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा, सिर्फ इनपुट हो रहा है। तो भी हेड ऑफिस का मुझे चाहिए, आईटीसी मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो रजिस्ट्रेशन लूंगा, एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन लूंगा और एक मैं डीलर की तरह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लूंगा। यानी कि मेरे को दिल्ली में कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे? दो रजिस्ट्रेशन ले होंगे, एक डीलर की तरह और एक आईएसडी की तरह। डीलर वाला किसके लिए? स्टोर के लिए, और हेड ऑफिस के लिए क्या? आईएसडी रजिस्ट्रेशन। आईएलडी। हाँ, अब समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए आगे फिर आएगा, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, अभी आगे फिर ये टॉपिक आएगा, आगे फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन यही है, अपवाद यही है। क्या अपवाद है कि इन्होंने कहा था कि एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है एक स्टेट में, लेकिन देखो यहाँ पे दिल्ली में तुम्हारा हेड ऑफिस भी था, स्टोर भी था, तो यहाँ पे दो दो रजिस्ट्रेशन ले रहा हो, तो ये एक्सेप्शन है कि सर एक आईएसडी की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, एक रेगुलर डीलर की तरह। अब देखें यहाँ पे पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको भी समझना होगा, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है। सबसे पहले दे रखा है एनी बिजनेस हुज टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, फॉर नॉर्दर्न एंड हिल स्टेट्स के लिए है, स्पेशल स्टेट कैटेगरी, और किसके लिए? 40 लाख बाकी के लिए। बात समझ के? 40 लाख नॉर्मल केस में सबको पता है कि 40 लाख अगर आपका टर्नओवर अगर क्रॉस करता है देन आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, इस समय 40 लाख की लिमिट है। बाकी 20 लाख किसके लिए? स्पेशल स्टेट कैटेगरी। तो स्पेशल स्टेट कैटेगरी में सबको पता है अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी हिल एरिया स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? 20 लाख। वहां पे लिमिट कितनी है? 20 लाख की लिमिट है, ठीक है, कि अगर 20 लाख से अगर क्रॉस करता है देन उन्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं टर्नओवर की, ठीक है, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे किससे है? यहाँ पे टर्नओवर का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल से, यानी उनका सेल आउटवर्ड सप्लाई एटलीस्ट 40 लाख क्रॉस करता है देन उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है। स्पेशल स्टेट कैटेगरी में 20 लाख। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ। इसका मतलब क्या, अगर तुम वैट में रजिस्ट्रेशन तुम्हारा था इससे पहले, जब 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले अगर तुम सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे, एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, तो जाहिर सी बात है जब 1 जुलाई को जीएसटी आई होगी तो तुम जीएसटी में भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा। तो वही कह रहा है एवरी पर्सन जो कि पिछले लॉ में रजिस्टर्ड थे उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा। When a business which is registered has been transferred to someone, अगर तुम अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर रहे हो और तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था और तुम ऐसा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, द ट्रांसफर शैल टेक रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए गोरख जी का एक बिजनेस चल रहा था, ठीक है, अब वो गोरख जी अपना बिजनेस वो छोड़ रहे हैं और वो बेचना चाहते हैं, और वो बेच रहे हैं किसको? अमितेश जी को। तो जाहिर सी बात है अमितेश जी जब उनका बिजनेस लेंगे तो गोरख जी का चूंकि पहले से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, तो अमितेश को उस बिजनेस को लेने के लिए क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होती।
तो अमितेश को पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन जाकर के जीएसटी, देन जाकर के बिजनेस ट्रांसफर होगा अमितेश जी को। हाँ बोलो। सर गोलक को फिर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी तो कराना पड़ेगा। बिल्कुल कैंसिल भी कराना होगा, सरेंडर, उसको हम लोग सरेंडर कहते हैं, सरेंडर करना होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि अब बिजनेस नहीं करना चाह रहा। आगे देखिए, एनी पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर तुम दूसरे स्टेट में गुड्स बेचना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आपको याद है मैंने बताया था, उसके लिए ये लिमिट का भी ख्याल नहीं रखना आपको। ये 40 लाख वाला लिमिट तो आप समझ गया, तो आप इस टर्नओवर को क्रॉस कर लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे रखा है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो भी 40 लाख का टर्नओवर नहीं देखना है, क्योंकि सामने वाला तो जीएसटी में लिस्टेड था ही था। देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, आपने अगर इंटरस्टेट दूसरे स्टेट में आपको सप्लाई करनी है तो ऐसे में भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। अगला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? इसके बारे में हमने शायद पहले भी आप लोग को बताया था, किसी को अगर ध्यान है तो बताए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, किसी को ध्यान नहीं है? चलिए अच्छा ठीक। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देखिए होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो अपना बिजनेस करता है, यू नो, स्टॉल लगा के, टेंट गाड़ के, यू कैन से। जैसे सपोज करो कि मेरा बिजनेस यहाँ पे यूपी में है, दिल्ली में रामलीला मैदान में कोई मान लो फेयर लग रहा है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे अपना स्टॉल लगाऊं, और मुझे लगता है वहाँ पे 10 दिन का जो लग रहा है वो फेयर 10 दिन या 15 दिन का मैं वहाँ पे स्टॉल लगा के अच्छा खासा सेल कर सकता हूँ। तो मैं दिल्ली में जाके अगर वहाँ पे अपना स्टॉल लगाऊंगा, वहाँ अगर डीलिंग करूंगा, वहाँ अगर सेल करना चाहता हूँ, तो भाई वहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सवाल उठता है सर मेरे को वहाँ दुकान थोड़ी ना खोलना है, मैं तो बस स्टॉल लगाऊंगा, 10 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा वो, बस फेयर में वो लगा करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहती है भैया इतना करने के लिए भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी अगर 15 दिन का अगर है तो 15 दिन का तुम रजिस्ट्रेशन ले लो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो वहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा तुम्हारा दिल्ली में 15 दिन का रजिस्ट्रेशन या 20 दिन का रजिस्ट्रेशन जो तुम लोगे, उसको हम लोग कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वहाँ बेचिए, कोई टेंशन नहीं है, और फिर वहाँ से वापस आ जाइए। सर तो वो जिस जिस सिटी में जाएगा वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा। बिल्कुल, अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, इस तरह के फेयर वेयर में हिस्सा ले रहे हो, स्टॉल लगा रहे हो। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर तुम वहाँ रामलीला मैदान में वहाँ पे जा रहे हो, या फिर सपोज वहाँ पे स्टॉल लगे ना, तो स्टॉल लेने के लिए भी तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और इस फॉर्म में पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपको अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना है दिल्ली का। अब हो तुम यूपी के, कहाँ से दिल्ली का रजिस्ट्रेशन लोगे, तो वहाँ लेना ही पड़ेगा तुम्हें उस स्टॉल को लेने के लिए, पहला रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यस सर। और वो रजिस्ट्रेशन होगा। सवाल उठता है सर टैक्स वैक्स कैसे जमा होगा? तो आपको एक और चीज जान के बड़ा हैरानी होगा कि अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर तुम की तरह रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि मेरा कितना सेल एज्यूम है, कितना लगभग सेल कर लोगे उस फेयर में, और उस पर एडवांस टैक्स देना पड़ता है। यानी रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मेरे को लगता है मैं 10 लाख का सेल कर लूंगा, तो 10 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी बनती है उसको मुझे एडवांस देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल और पर्सन। नहीं कर पाए तो? रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। नहीं बिल्कुल सही नहीं, क्वेश्चन। मतलब कि अगर सर वो जैसे 10 लाख का हमने सेल दे नहीं हुआ। दिया हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो हमने ऐसे दे में दिया। जैसे इस बार हुआ था दिवाली में, बारिश हो गई थी, तो हम्म मतलब पूरा वो पटाखा वटाखा बेकार भी हो गया था और वो भी खराब हो गया था। तो उस समय क्या हम्म करेंगे? हमारा गुड्स भी अब खराब हो गया, सेल भी नहीं हुई। तो ऐसे केस में कोई नहीं, आप अपना रिटर्न फाइल करो, आपका जो टैक्स जमा होगा एडवांस टैक्स वो रिफंड हो जाएगा। वो आपका टैक्स आपका पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपने सपोज करो 10 लाख की जगह आपने 5 ही लाख का सेल किया और आपने 1 लाख से ज्यादा जमा कर चुके थे टैक्स, तो आपको 90,000 रुपए टैक्स आपका रिफंड हो जाएगा। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन समझ में आ गया सब लोग को? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए सर मोहसिन, हाँ बोलिए।
सर कैजुअल टैक्स पर्सन जो है सर वही है ना सर, इसमें थोड़ा आवाज कट रहा है मोहसिन, फिर से पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी उनकी वॉइस नहीं आ पा रही है। अगला क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी एकदम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह ही है। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में मैंने एक चीज नहीं बताई कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 90 डेज का ले सकता है, उससे ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। उसी तरीके से नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन बस यहाँ पे समझ लो, हमें यूपी से दिल्ली जा रहा था, मान लो दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई अमेरिका का बंदा आकर के अपना स्टॉल लगाना चाहता है, बाहर की भी कंपनियां आती है ना, तो वो जब अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लेंगे, वो 10 दिन का 15 दिन का। ये तो कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, दोनों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी सबको समझ में आ गया और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी समझ में आ गया। सर हाँ बोलो। नॉन रेसिडेंट नहीं बताए हैं सर, नॉन रेसिडेंट वाले में भी लिमिट है डेज का, 90 डेज हाँ ही वो है। भी सेम है, 90 डेज का ही है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अमितेश, मैंने ये बोला कि अगर कोई विदेशी कोई कंपनी है, वो अगर इंडिया में आ करके अपना अगर बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, कोई नॉन रेजिडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन है, वो अगर यहाँ पे कोई, जैसे मैंने दिल्ली का ही एग्जांपल लिया, वहाँ पे अगर कोई अगर फेयर लग रहा है या गोरखपुर में ही कोई फेयर लग रहा है, उसमें वो आके अपना स्टॉल लगाना चाहता है, लेकिन उसका इंडिया में बिजनेस नहीं है, सिर्फ वो स्टॉल के लिए आ रहा है, हाँ 10 दिन 15 दिन यहाँ पे सेल करके निकल लेंगे, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। और ये ओके सर। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन भी कितने दिन का है, 90 डेज का, उससे ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए, सर सर्दी में क्या कह रहे हो? सर्दी में जो है चलो नेपाल से लेके सामान यहाँ नेपाल का पास। नहीं, चाहे जो भी हो, अब देखो ये सब लॉ बनाए गए हैं, अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो भाई आपको देखना पड़ेगा, ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट का इशू है, लेकिन ये सारे रूल्स बनाए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, 90 डेज का रजिस्ट्रेशन है, मान लो अगर वो स्टॉल आगे बढ़ता है, अगर तुमको अगर 90 डेज के बाद भी उसे कंटिन्यू रखना है 10-15 दिन और, तो तुम्हें फिर से वो सिंपल सा क्या करना होगा, रिन्यूअल करना होगा, उसकी डेट को बढ़ाना होगा। और हाँ, ये डेट बढ़ भी सकता है, कितना, मैक्सिमम 90 डेज, यानी 90 डेज अगर और हो रहे हैं, देन फिर फर्दर तुम मैक्सिमम 90 डेज का और इसको एक्सटेंड करा सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपको आरसीएम के तहत टैक्स देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, कोई लिमिट विमिट से कोई लेना देना है ही नहीं। पर्सन रिक्वायरिंग टू डिडक्ट टीडीएस, तो आपको टीडीएस का एक कंसेप्ट बता दूं। टीडीएस यहाँ पे, अब जैसे डायरेक्ट टैक्स में भी आपने टीडीएस पढ़ा होगा, जीएसटी में भी यहाँ पे टीडीएस शब्द आ गया, लेकिन यहाँ जीएसटी में जो टीडीएस है ये 1% टीडीएस कटता है, और ये टीडीएस काटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पहली चीज, ये टीडीएस सिर्फ कौन काट सकता है, ये टीडीएस काटने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है। जस्ट लाइक आपका क्या हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना, इन लोग के पास सिर्फ अथॉरिटीज होती है, ठीक है, वही सिर्फ ये टीडीएस काट सकते हैं 1% का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ कि सपोज करो गवर्नमेंट की कोई ऑफिस थी, मैं तो मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैं एसी का डीलर हूँ, मैं एसी बेसिकली बेचता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी है, वहाँ पे 5 एसी लगानी थी या 10 एसी लगानी थी, तो करीबन 3 लाख की मैंने वहाँ पे सप्लाई दे दी। तो 3 लाख की सप्लाई दी, तो जब वो डिपार्टमेंट मेरे को पेमेंट करेगा 3 लाख का, तो उसमें से 1% टीडीएस काट लेगा, और जो 1% टीडीएस काटेगा ना, और 1% टीडीएस 3 लाख का कितना आता है, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये 3000। कटेगा, उसका मेरे को आईटीसी भी मिल जाएगा। तो 3000 यानी कि 3 लाख का बिल मैंने बनाया, लेकिन कंपनी मेरे को सामने से पेमेंट कितना मिलेगा, 2,97,000 रुपये, 1% टीडीएस कट जाएगा।
तो ये जो टीडीएस है ये अंडर जीएसटी है, जीएसटी के अंदर टीडीएस की बात हो रही है ये। और ये टीडीएस काटने का मैंने बताया सबको अथॉरिटी नहीं है, ये टीडीएस काटने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे लोकल अथॉरिटीज। तो ये पर्सन रिक्वायरिंग टू डिडक्ट टीडीएस, अगर ऐसी कोई अथॉरिटी हो देन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस टीडीएस को काटने के लिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर बात पे जैसे कि सबने टीडीएस का कंसेप्ट चाहे डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा हो, चाहे जीएसटी में जो टीडीएस हम पढ़ रहे हैं, दोनों में ही एक लिमिट होती है। वहां पे भी आपने लिमिट्स पढ़ा, तो यहाँ पे भी लिमिट है। वो लिमिट आई थिंक 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख से ज्यादा की 2.5 लाख या 1.5 लाख की ज्यादा की सप्लाई हो तभी टीडीएस कटना है। तो वो तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी टीडीएस, जब आगे टीडीएस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। या चलो अभी देख लेता हूँ, अभी मैं टीडीएस यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टीडीएस देख लेते हैं अंडर द जीएसटी। तो दो चीजें हैं, याद होगा, टीडीएस है और टीसीएस है। टीडीएस अंडर द जीएसटी और टीसीएस अंडर द जीएसटी। तो यहाँ जो देखिए यहाँ पे टीडीएस अंडर जीएसटी, ठीक है। सर तो ये टीडीएस रिफंड होगा बाद में कि नहीं? वो आईटीसी आप ले लेना, आईटीसी क्लेम कर लेना, जितना भी टैक्स आप दे रहे हो आपको आईटीसी क्लेम कर लेना। ये देखो लिखा है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में देखो क्या है, अंडर द जीएसटी रिजीम वी हैव द बेसिक 3 काइंड्स ऑफ टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ओके, अरे यार कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। In addition, as per GST law, certain categories of registered person will be required to deduct taxes while making payment to supplier. जब supplier को payment करेंगे तो उसमें से TDS काटेंगे, TDS and deposit it with the government, government को जमा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं what is TDS। What is TDS? टीडीएस तो सबको समझ में आता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स में। इज वन ऑफ द वे टू कलेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑन द अमाउंट पेबल बाय द रिसीवर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे बताया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज पे का जो भी पेमेंट होगा उसमें से टीडीएस आपको काटना है। द कलेक्टेड टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, रेवेन्यू होती है, ठीक है। Who could be liable to deduct TDS under the GST law? ठीक है, कौन जीएसटी के अंतर्गत, ये जीएसटी लॉ में कौन टीडीएस काट सकता है? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा, डिपार्टमेंट और एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने पहले बता दिया गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ही टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, सच पर्सन, कैटेगरी ऑफ पर्संस as may be notified by the government, ठीक है। As per the latest notification dated 30th September 2018, the following entities also need to deduct TDS, और इनको भी जिम्मेदार किया गया है टीडीएस काटने के लिए, टीडीएस काटने के लिए उनको भी जिम्मेदार किया गया, ठीक है। An authority or board or any other body which has been set up by the parliament, state legislature, government with the 50% equity control, एक तरीके से गवर्नमेंट का जिस भी ऑफिस में हो, या सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए। When will liability to deduct TDS be attracted, ठीक है। तो इसको भी समझ लो, TDS is to be deducted at the 2%, पहले 1% था, इसको बढ़ा के 2% किया गया, on payment made to the supplier taxable goods and services। मैं अगर किसी भी सप्लायर को अगर पेमेंट कर रहा हूँ किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, तो उस समय मैं 2% TDS काटूंगा। वेयर
the total value of such under the individual contract exceeded 2,50,000. तो यही मैं ढूंढ रहा था, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से ज्यादा का अगर बिल होगा तभी ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपका टीडीएस काटेंगे, ये लोग तभी टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर 2.5 लाख से कम का बिल है तो वो टीडीएस 2% नहीं काटेंगे। No deduction of tax is required when the location of supply and the place of supply is different from the state of the registration of the recipient. उस समय डिडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर जो सप्लायर का जो लोकेशन है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट स्टेट में हो। ठीक है, यानी कि सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है और आप बिल किसी को दे रहे हो, कोई सप्लाई आप कर रहे हो दिल्ली में, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो ऐसे में टीडीएस नहीं काटा जा सकता है क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। लेकिन सेम स्टेट होगा तो हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखें यहाँ पे सप्लायर ए महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो छोड़िए, इतना मत डिटेल्स में जाइए। व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ये सब तो हम लोग, बाकी मेन चीज आप लोग समझ गए कि 2.5 लाख से ज्यादा का अगर पेमेंट होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। एजेंट्स ऑफ अ सप्लायर, अगर आप एजेंसी का काम कर रहे हो, एजेंसी जानते हो बहुत सारे बिजनेस एजेंसी बेसिस पे होते हैं, तो जो भी प्रिंसिपल है, जिस भी कंपनी का मैंने एजेंसी ले रखा है, चाहे अमूल का हो, चाहे हल्दीराम का हो, चाहे पार्ले जी का हो, तो मैं तो एजेंसी हूँ ना, मैं तो एजेंट हूँ, तो मैं तो उनका सामान बेचता हूँ, मेरे को कमीशन मिलता है, लेकिन तब पर भी आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर हो तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अ पर्सन सप्लाइज वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जस्ट लाइक अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, है ना, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन अपना सामान बेच रहे हो, तो ऐसे में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर तुम बाहर की कोई कंपनी हो जो भारत में कोई डेटा एक्सेस की सर्विसेज दे रहे हो, जैसे लाइक GoDaddy.com है, गूगल है, इस तरह के लोग हो, ठीक है, या जूम हो, तो ऐसे में आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर तुम वहीं से बैठे बैठे अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो दे नहीं सकते। अगर देना चाहते हो इंडिया में अपनी सर्विसेज तो यहाँ पे भी अपना एक ऑफिस खोलो और सप्लाई मतलब दो प्रॉपरली। तो वो हमें क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस की या रिट्राइवल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट देखो क्या रखा है, सच अदर पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कल को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये थे पर्सन जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब हम बात करेंगे ऐसे पर्सन की नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो किन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो ये भी पढ़ लेते हैं, आज ही खत्म करते हैं। एनी पर्सन एंगेज्ड exclusively in the business of supplying goods and services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax। अगर तुम ऐसे गुड्स का बिजनेस कर रहे हो जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, अगर तुम कोई भी इस तरह का बिजनेस कर रहे हो जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल या इस तरह का कोई भी तुम बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या डेयरी का काम कर रहे हो, है ना, तो वो पूरी तरीके से जाहिर सी बात है एग्जेम्प्टेड है। तो वहां पे तुम चाहे 40 लाख, चाहे 50 लाख, चाहे 60 लाख, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर कर लो, सर जी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि तुम जो भी सामान बेचते हो तुम 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हो। लेकिन उस अगर 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में अगर 2 रुपए का या 10 रुपए का भी तुमने टैक्सेबल सप्लाई कर दिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रहे, 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कर रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एंड एग्रीकल्चरिस्ट, जैसा कि सबको पता है किसान को वैसे ही बहुत सारी छूटी दी जाती है, तो किसान को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो जितना भी वो कल्टीवेशन करके लैंड से बेच रहा है जितना भी, तो एक एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो खेत से कटाई करता है फिर उसको बेचता है, उसको जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो किसान को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। बाकी द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन, कल को हो सकता है किसी और भी पर्सन को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो 2 लोग को, एक एग्रीकल्चरिस्ट को और एक ऐसे बिजनेसमैन को जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहा है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, सो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हम लोग कल कवर करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा, कौन पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन पर्सन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये हमने पढ़ा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स कल पढ़ने पड़ेंगे, हम लोग कल कवर करेंगे।